हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसी के आगे के टॉपिक की आज बात करेंगे और आज ही की ही वीडियो में हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और स्टार्ट कर लेते सेशन को। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वो रहेगा पावर डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पावर डिसिपेटेड का हम कंसेप्ट देखेंगे। पावर डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहला कि कोई भी कंडक्टर है जो मूव कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना पावर डिसिपेट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो हमने कल देखा था कि मोशनल ईएमएफ जो हमारा आया था, यानी कि मूविंग ऑफ द कंडक्टर की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, बी एल वी आई थी। ठीक है, ये सभी को याद होगा। अब इसके आगे हमें क्या देखना है कि अगर ईएमएफ हमारे पास इतना है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि E इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो यहां से आपकी I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन आर आ जाएगी। ठीक है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सभी को मालूम होगा ना। तो कि E इज इक्वल टू आई आर होता है, जो हमने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा हुआ है। तो यहीं से आगे हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जरा, I की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, E अपॉन आर आ गई। तो यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो जरा पुट करते हैं, E की वैल्यू क्या है आपके पास, बी एल वी अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, ये करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कि I इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बी एल वी अपॉन आर होता है। अब जरा बात करते हैं पिछले चैप्टर के बिहाफ पर कि जब कंडक्टर की बात करते हैं तो उस पर जो लगता है फोर्स, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो जब मूव कर रहा होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। गैल्वेनोमीटर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने कैलकुलेशन की थी, जहां से हमारा जो एक्सप्रेशन निकला था वो F इजिकल टू क्या आया था, बी आई एल निकल के आया था, सभी को याद होगा। ठीक है, अब इसमें जरा देखो फटाफट से कि F इज इक्वल टू बी, क्या आपका बी आ गया, I की वैल्यू क्या है आपके पास, बी आई एल है, अपॉन में आर है, इनटू में आपके पास एल बी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी में देखो जरा कि यहीं पर आपका जो फोर्स है वो क्या बन जाएगा। तो देखो B इंटू बी बन गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, I का आपका I रह गया, L इंटू एल हो गया आपका एल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया आपका, R आ गया। तो ये तो आपका हो गया क्या भाई, फोर्स हो गया। क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर आई अपॉन आर। ठीक है, यहां से। ठीक है भाई, यहां पर कोई दिक्कत है किसी को, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एल हो गया, ये वी होना चाहिए था आपका, आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, बी आई की वैल्यू आ गई बी एल वी, बी एल वी। तो यहां पर जो स्क्वायर होगा इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर, ये फोर्स होगा आपका। ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब बात है, हमें से पूछा जो गया है वो पूछा गया पावर डिसिपेटेड। तो भाई पावर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आपने वर्क अपॉन टाइम पढ़ा हुआ है, साथ में एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, पावर से उल्ट क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी तो होती है आपकी। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। तो इसलिए यहां पर पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, इंटू में आपका वी और हो जाएगा। तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, पावर आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इतनी पावर क्या होगी, डिसिपेट होगी जब कोई कंडक्टर मूव कर रहा होगा, किसमें, जब कोई कंडक्टर मूव कर रहा होगा आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना, अगर आप सीधे सीधे इसको निकालना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा कि P इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो यहां से भी हम इसको निकाल सकते हैं सीधे सीधे, कैसे कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे। तो भाई देखो, आई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बी एल वी अपॉन आर आई थी।
क्या आई थी, बी एल वी अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर इनटू में क्या है आपके पास आर और है। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूं इसको, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू में क्या है हमारे पास आर और है, एक आर से एक आर चला गया, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। वही एक्सप्रेशन इससे भी हमारा मिल सकता है। तो इतनी पावर क्या होती है, डिसिपेट होती है। ठीक है, तो ये वही सेम पावर रिक्वायर्ड है जो किसी भी कंडक्टर को क्या कर सकती है, पुश कर सकती है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पावर डिसिपेट के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। और एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा आपसे कि कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि ये टर्म हमारा कैसे आया। तो देखो, पहली चीज, ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, तो मेरे अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें आपको पहले से पता होंगी। जो टर्म्स वगैरह है वो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। रिवीजन है तो रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं उसका एक बार में थोड़ा सा क्विकली उन चीजों को एक बार से दोहरा दिया जाए। तो मैं वो दोहराने का काम कर रहा हूं। फिर भी अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई डाउट फंस रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। जो भी पॉइंट है जिस पे भी आपका डाउट बन रहा है, तो उन सब की कंबाइंड वीडियो में आपको दे दूंगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो उसको आप हाईलाइट कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए, कौन से पार्ट है, कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा थ्योरी का पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन, टॉपिक देखिए, सॉरी, अगला टॉपिक आपका है अब सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, देखो दो तरीके से इंडक्शन हो सकता है, या तो सेल्फ होगा या फिर आपका म्यूचुअल इंडक्शन होगा। सेल्फ का मतलब उसी कॉइल में ही क्या हो जाए, इंडक्शन हो जाए। म्यूचुअल का मतलब एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में जब इंडक्शन होता है उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन वो प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की जो क्या करती है, कॉइल अपोज करती है किसी भी करंट की स्ट्रेंथ में चेंज होने को। किस तरीके से, एक ईएमएफ को डेवलप करके खुद में ही। ठीक है, ईएमएफ क्या करेगा, खुद में ही डेवलप कर देगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच ठीक है, मतलब कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई भी कॉइल है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो करेगा क्या, जो कॉइल है वो अपोज करेगा, बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज, any change in the strength of electric current by developing an EMF in itself, in itself, खुद में ही क्या कर लेगा, ईएमएफ इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अगर करंट जो भी है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, किसके लिए, सेल्फ इंडक्शन के लिए। ठीक है भाई, तो ये बात हो जाती है आपकी सेल्फ इंडक्शन की थ्योरी पार्ट की। अब जरा इसकी बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की या डेरिवेशनल पार्ट की। तो उसे आप कैसे निकालोगे, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो भाई देखिए कि यहां पर जो आपका फ्लक्स है फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। ठीक है, जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके होता है, आपके करंट के। तो यहां से जब इक्वल का साइन लगाते हैं, एक कोफिशिएंट आता है एल, साथ में क्या है आपका आई है। आई आपका करंट है, फाई आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये कोफिशिएंट जो आया, ये क्या है हमारा, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस।
ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल आई बन जाएगा। अब जरा देखिए इसी एक्सप्रेशन को हम पूरा कैसे लिख सकते हैं। हमें यह मालूम है कि E इज इक्वल टू क्या होता है आपका डी फाई अपॉन डी टी माइनस का, ये होता है। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई की वैल्यू क्या है आपके पास एल आई है। तो E इज इक्वल टू एल को बाहर लिया, माइनस का एल बनाया, और ये क्या आ गया आपका डी आई अपॉन डी टी आ गया। तो ये आपका ईएमएफ के बराबर होता है। अब हमने मान लिया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ठीक है, सपोज कर लिया कि डी आई अपॉन डी टी जो आपका है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो इस वाले केस में फिर क्या हो जाएगा, जो ई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म तो 1 बन गया, तो ई सीधा सीधा क्या आएगा एल के इक्वल आ जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, अपोज कर रहे होंगे एक दूसरे को, यानी कि एल कैसा आएगा उसके लिए माइनस का निकल कर आएगा। ठीक है भाई, याद रखना इसको। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है एल की, यानी कि इंडक्शन की, वो क्या होती है हेनरी होती है। क्या है आपकी ऐसा यूनिट है सेल्फ इंडक्शन की, या नॉर्मली बात करूं तो इंडक्शन की। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब अगला टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से, जो आपका है म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से कि म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता क्या है। तो म्यूचुअल, जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि जब एक कॉइल में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ करंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या करेगा, दूसरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो उस करंट की स्ट्रेंथ की चेंज को अपोज कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जरा फटाफट से म्यूचुअल इंडक्शन को, म्यूचुअल इंडक्शन को। तो म्यूचुअल इंडक्शन जैसे मैंने बताया, उसको अब लिख भी लेते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी होती है दो कॉइल की। ध्यान रख लेना, दो कॉइल हैं, उसमें सिंगल थी, इसमें दो होती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल। कितने की है, दो कॉइल की है। बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है। अब किसकी वजह से, एक कॉइल में क्या होगा, कोई भी चेंज आ रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो भी कैसा होगा, जो अपोज कर रहा होगा उसकी स्ट्रेंथ में जो भी चेंज आ रहा हो उसको। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोज, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोज एनी चेंज, एनी चेंज in the strength of, in the strength of electric current by developing an induced EMF। ठीक है, क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करके क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। किसी भी एक कॉइल में अगर एक में स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, तो दूसरी में क्या होगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अपोज कर रहा होगा करंट की जो भी स्ट्रेंथ में चेंज आ रहा है उसको। तो यहां भी आपका सेम ही टर्म रहेगा, मतलब जो फाई होगा वो डायरेक्टली किसके रहेगा, करंट के ही रहेगा। और फाई इज इक्वल टू, अब यहां पर जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका एम आ जाएगा। और एम क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और इस म्यूचुअल इंडक्शन पे ही आपका क्या काम करता है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर ही काम करता है कि एक कॉइल में क्या दिया जाता है, उसको करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, या ईएमएफ बोल सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां भी क्या बनेगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास एम आई। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का एम डी आई अपॉन
dt। फिर से वही रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट हमारे पास है, हमने उसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा -m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो हमारा कोफिशिएंट है उसकी हम वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि E इज इक्वल टू -m हो, m इज इक्वल टू माइनस ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। और यहां भी जो आपकी ऐसा यूनिट है एम की, वो भी सेम ही होती है जैसे कि हमने आपके सेल्फ इंडक्शन में देखी थी। ठीक है, तो ये यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी अगर डाउट फंसता है तो एक बार जरूर से आप कंफर्म करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन की बात हो, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो, या फिर आपके पावर डिसिपेशन की बात हो। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं फटाफट से, जो हमारा है एसी जनरेटर का। ठीक है, किसका, एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर, तो भाई एसी जनरेटर हमारा क्या होता है, जरा उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो एसी जनरेटर वो मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और एसी आ रहा है तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो भी कौन सा, एसी करंट की बात हो रही, क्योंकि जनरेटर कैसा आपका एसी जनरेटर है, तो ये हमारा इस पर काम करता है। अब यहां पर बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो भाई याद रख लेना, एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करें, इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब कि इसमें क्या है, जो कॉइल है उस कॉइल को रोटेट कराया जाता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। या जो ईएमएफ भी बनता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इसका फिगर कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, एक रफली फिगर बना दे रहा हूं मैं यहां पर। ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। यहां पर हमने क्या लिया है, एक कॉइल को ले लिया है, और कॉइल के साथ में नीचे क्या है आपका, ये आर्मेचर है। अब इस आर्मेचर को हमने क्या किया, यहां से इसकी कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, किसी रेजिस्टेंस के साथ में, ताकि यहां पर हमें क्या मिल जाए, करंट की प्रोडक्शन यहां पर हमें दिख जाए। यहां पर हमने क्या लगा दिया भाई, यहां पर हमने नीचे लगा दिया एक रेजिस्टेंस। अब यहां पर क्या होगा, इसका कनेक्शन हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखोगे, वो क्या रखोगे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके स्प्लिट रिंग्स होंगी, स्लिप रिंग सॉरी, और इसके साथ में ये यहां पर कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, इसे हम बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, केवल टच होते हैं, क्योंकि जब कॉइल घूमेगी तो पूरा घूम जाएगा ना, ये पूरा घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। और ये क्या है, आपकी रिंग्स हैं, ये S1 मान ली है, सेकंड रिंग मान ली, ये आपका कार्बन ब्रश है, इसको B1 मान लिया ब्रश को, इसको B2 मान लिया। कुछ इस तरीके से फिगर होगा, ये आपका क्या होगा, यहां पर रेजिस्टेंस होगा। अब यही कॉइल क्या होगी, इसी को इसके अंदर यानी कि दो मैग्नेट के बीच में रोटेट कराया जाता है। ठीक है, इसको क्या कराया जाता है भाई, रोटेट कराया जाता है, और रोटेट कराने से क्या होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यह ध्यान रख लेना, किसकी बात हो रही है अभी, आपकी एसी जनरेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो ए जनरेटर का फिगर कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, सीधा सीधा सा, मैं इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा। तो अब सीधे सीधे से अगर हम देखना चाहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कितना होगा, जरा उसकी एक बार मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं आपको फटाफट से वो भी। तो देखिए जरा, अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं यानी कि फाई की बात करूं, तो फाई आप सबको याद होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड
और एरिया के टर्म में हमारा किसके बराबर था, जब उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे थे तब। तो क्या था हमारा एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, सबको याद होगा पहले क्या था, वो बी ए कॉस थीटा था, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स आपके n थे तो वो क्या बन गया था, एन बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा है, इस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, थीटा को हमने क्या लिख दिया यहां पर, ओमेगा टी लिख दिया। तो अब यहां से क्या बनेगा, जरा उसे देखिए कि E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई की वैल्यू क्या है आपके पास, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, फाई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। अब यहां से एक बात आएगी कि आपका एनबी जो है वो तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो भाई किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा आपका कॉस ओमेगा टी का। और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा, ओमेगा टी भी नहीं, मैं सिंपली बोलूं उसको, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, क्या होता है, तो देखो E इज इक्वल टू एन बी ए को हमने बाहर निकाल दिया माइनस का साइन दे करके, और डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी था ना हमारा, ये इसका होगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में क्या आएगा आपका ओमेगा। तो E इज इक्वल टू, और अपॉन में क्या था भाई आपका, dt के रिस्पेक्ट में था, तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो माइनस तो लगाना ही नहीं है आपको, तो क्या आ गया यहां से, एन बी ए साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा और था तो ओमेगा हमने यहां आगे सबसे लगा दिया। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया हमारा, ये इंटीग्रेशन यहां से बन गया। तो E की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप E की वैल्यू यानी कि EMF की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहां पर आ गया। ठीक है भाई, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आप जो हाई वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इनकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वन मान लो, इस पूरे टर्म को क्या मान लोगे आप, वन मान लोगे। तो वन मानने के लिए ई मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी से आप क्या कर सकते हो, करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी यहां से, भाई करंट की वैल्यू आई क्या होता है हमारा, ई अपॉन आर होता है, तो इसी के नीचे क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें ई की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और आई की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस चैप्टर के। ठीक है, कोई अभी भी डाउट रह गया हो तो आप हमें व्हाट्सएप बोल रहा हूं मैं आपसे, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक अगर वीडियो को शेयर ना किया हो तो बच्चे एक बार शेयर जरूर से कर देना। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।